डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ खोलने की अमेरिकी डेडलाइन आज होगी खत्म। ट्रंप बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। ईरान में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट। आज है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव। बस अड्डों के कायाकल्प और पीपीपी मॉडल के प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। एयर इंडिया में बड़ा बदलाव। सीईओ विल्सन ने पद से दिया इस्तीफा। नए चेहरे की तलाश तेज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा पश्चिम एशिया संघर्ष 5वें सप्ताह से अधिक समय से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। जरूरत पड़ी तो वो रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का वक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समय तक कोई डील नहीं होती तो ईरान में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट और देश पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पहले 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन अमेरिका ने उसे 10 दिन दिए। अब यह अंतिम समय सीमा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवधि है और अब फैसला ईरान को ही करना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब ये संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था तब ईरान ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब अमेरिका ने उसे कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अब किए जा रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ हुए युद्ध के दौरान नाटो और अमेरिका के करीबी देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान युद्ध ने नाटो के साथ रिश्तों पर ऐसा असर डाला है जो उनके मुताबिक कभी खत्म नहीं होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि पिछले 37 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ बेहद बड़ा हवाई अभियान चलाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि इस दौरान अमेरिकी सेना ने 10,000 से ज्यादा कॉम्बैट भरी और 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने इसे काबिले तारीफ बताया और कहा कि इतने बड़े स्तर पर पहले कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out. इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रंप द्वारा दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है, तो क्या कुछ हो सकता है या होएगा? जानकारी साझा कीजिए। डेडलाइन है वो आज खत्म हो रही है और मैं आपको बता दूं कि पर्दे के पीछे बहुत सारी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। ईरान ने कोशिश की है अमेरिका से संपर्क साधने की और अमेरिका का कहना है कि हम अपने समझौते जो है टेबल पर बैठने का तैयार हैं। और जैसी ये खबर आ रही है
कि जेडी वेंस भी समझौते की टेबल पर बैठ सकते हैं और हो सकता है कि ईरान और अमेरिका यदि अपने समझौते की शर्तों पर तैयार हो जाए, ईरान अमेरिका की शर्तों पर तैयार हो जाए और अमेरिका ईरान की कुछ शर्तों को मानने पर तैयार हो जाए, तो आज सीज फायर का भी ऐलान हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो मध्य एशिया में जो जंग जारी है और जिस तरह की अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, उसमें एक बहुत बड़े राहत की बात होगी, न सिर्फ मध्य एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब एयर इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार नुकसान झेल रही है और पिछले साल हुए विमान हादसे के बाद उस पर नियामक एजेंसियों की निगरानी भी बढ़ गई है। इससे कंपनी की छवि और संचालन पर असर पड़ा है। एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कंपनी ने उनसे कहा है कि वे नए सीईओ की नियुक्ति तक अपने पद पर बने रहें ताकि नेतृत्व में बदलाव आसानी से हो सके। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल अगले साल सितंबर तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसी वजह से कंपनी ने जनवरी 2026 से ही नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी थी। अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और अगले हफ्ते इस पर अहम बैठक होने वाली है। कैम्पबेल विल्सन ने जुलाई 2022 में एयर इंडिया की कमान संभाली थी। इससे पहले उन्होंने करीब 26 साल तक सिंगापुर एयरलाइंस में काम किया, जहां उन्होंने कई बड़े पदों पर जिम्मेदारी निभाई। दरअसल एयर इंडिया इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगे हैं, जिससे विमानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। असम की 126 सीटों, केरला की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास दूरगामी सोच नहीं है, इस वजह से पार्टी को हर चुनाव में हार मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार की सेंचुरी लगने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य के हर जिले और क्षेत्र का विकास उनकी पार्टी और एनडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम ने शांति और समृद्धि का दौर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा में चुनावी सभा के दौरान कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हार की सेंचुरी लगेगी। साथियों, विकास को लेकर कांग्रेस की सोच कैसी है, ये उनके चुनाव प्रचार से भी पता चलता है। कांग्रेस का बीजेपी एनडीए पर आरोप क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीनें दी, यानी असम की जनता को सुविधा मिले, किसानों को सुविधा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए जो लैंड दी गई इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस ने अपने समय ये सब किया होता तो असम की इतनी पीढ़ियों को परेशानियां न झेलनी पड़ती। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक 25 लाख लैपटॉप बांटने और शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा बस अड्डों के कायाकल्प और पीपीपी मॉडल पर विकास के प्रस्ताव भी मंजूर हो सकते हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें, आज
उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक 25 लाख लैपटॉप बांटने और शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा बस अड्डों के कायाकल्प और PPP मॉडल पर विकास के प्रस्ताव भी मंजूर हो सकते हैं। ये बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में निर्णय ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ? बताइए, जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तमाम जो प्रस्ताव है जो उन पर चर्चा होगी, चाहे वो निवेश से जुड़े मुद्दे हों, क्योंकि क्रांति में चलाने का लक्ष्य है सरकार का, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने का लक्ष्य है। उसको लेकर तमाम फैसले लिए जा सकते हैं, तमाम अन्य विभाग भी है जिनको लेकर फैसले आज लिए जा सकते हैं, उन पर चर्चा होगी बैठक में। और ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे प्रस्ताव है जिनको बैठक के बाद पास किया जाए। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। असम विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के उम्मीदवारों के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं खुद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो लगातार जनता से अलग अलग अंदाज में संपर्क साधते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब असम में सभा करने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए ही जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल उन्हें असम के रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा में बीते कल सभा करना था। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर प्रशासन ने हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान रोक दी। मालूम हो कि इससे पहले सीएम की पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन को भी 3 जगहों पर सभा करने से रोका गया था। तो वहीं कल इन परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ने मोबाइल फोन से ही जनता को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि असम की वीर और क्रांतिकारी धरती पर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की फिर कोशिशें की गई। उन्हें असम के रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा के अपने भाई बहनों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सच में विरोधियों को लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ऐसे षड्यंत्र से वे तीर धनुष की ताकत को रोक पाएंगे। बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रोंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनिश्चित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। असम विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के उम्मीदवारों के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे खुद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो लगातार जनता से अलग अलग अंदाज में संपर्क साधते भी नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, असम में हेमंत सोरेन को जनसभा तक पहुंचने की भी अनुमति नहीं मिली, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए शालिनी, असम में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोंगो नदी और एक चाबुआ विधानसभा में सभा करनी थी, लेकिन उनको वहां सभा करने नहीं दिया गया।
वहां के अथॉरिटी ने कहा कि आपको, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए आपको उड़ान भरने, हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके ठीक एक दिन पहले भी कल्पना सोरेन को भी, जो उनकी धर्मपत्नी है और जो है गांधी विधानसभा की मेंबर भी हैं, वो भी, उनको भी 3 जगहों पर विधानसभा का ये करना था, संबोधन करना था, उनको भी अनुमति नहीं दी गई थी। तो जब अनुमति नहीं दी गई, जब सभा में अनुमति नहीं दी गई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो फोन से उन्होंने जो है वहां पे जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो थे, उनको उन्होंने संबोधन किया। उनके लिए जो है मंत्री हफीजुल हसन हैं, वो माइक से वो उनकी जो टेलीफोन पे उनकी बातें हुई, उसको माइक पर लेकर लोगों को प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने साफ संदेशा दिया था उस कार्यक्रम के दौरान, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो है असम की जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन जो है हमारा प्रयास है कि किसी भी सूरत में जो है चाय बागान में जो काम करने वाले जो आदिवासी मजदूर हैं, उनको हम उनका हक और अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। ये जो वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हेली सेवा की टिकटिंग व्यवस्था को इस बार पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर दी हैं। हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें शटल सेवा, टिकटिंग प्रक्रिया और संचालन से जुड़ी व्यवस्था पर मंथन हुआ। जॉलीग्रांट हेलीपैड से रुद्राक्ष एविएशन अपने MI-17 हेलीकॉप्टर से पिछले 3 वर्षों से लगातार बद्री केदार के लिए उड़ानें संचालित कर रहा है। इस बार कंपनी 26 अप्रैल से 15 जून बरसात शुरू होने से पहले तक 2 धामों के लिए यात्रा शुरू करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। जॉलीग्रांट हेलीपैड से 2 धामों बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए आगामी 26 अप्रैल से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की संभावनाएं हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, 4 धाम हेली सेवा बुकिंग उत्तराखंड में अब और सुगम होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए, मैं बात करूं 4 धाम यात्रा की, तो 4 धाम यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और उसको लेकर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर इस समय अब ये है कि यहाँ से, ये आपने देखा होगा, नैनीताल से लेकर और यहाँ पिथौरागढ़, सारी जगह इस समय हेलीपैड बनाए गए हैं, जहाँ से जिसको सुविधा मिलती है, जहाँ से जो हो पाए, जहाँ से जो यात्री जाना चाहता है, वहाँ से हेली जो है सुविधाएं तत्पर तैयार हैं और जितना हो सके अच्छे से सुगम और सुलभ यात्रा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी सतीश कोठारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली स्पेशल सेल और ATS की संयुक्त टीम ने थाने जिले के टिटवाला के पास खडवली इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोसीद अहमद इफ्तिकार अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वो खिलौने की टॉय ट्रेन में विस्फोटक लगाकर धमाका करने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि वो किसी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने में माहिर था। आरोपी पिछले 3 साल से खडवली के आमरापार इलाके में एक चौल में रह रहा था। उसकी पत्नी और मां कुछ महीने पहले गांव चली गई थी, जबकि उसके 2 भाई भी गांव में रहते हैं। इस कार्रवाई से पूरे थाने जिले में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच तेजी से जारी है। आपको बता दें, दिल्ली स्पेशल सेल और ATS की संयुक्त टीम ने थाने जिले के टिटवाला के पास खडवली इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोसीद अहमद इफ्तियार अहमद को गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, बताइए क्या कुछ जानकारी है इस खबर के बारे में।
जिस तरह से महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली जो एटीएस की टीम है, दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है, उन्हें एक जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली में कुछ जो हादसे करने की जो बात कही गई थी, इसको देकर जो उनको इनपुट मिला था, जिसके बाद मुंबई के कुर्ला से एक संदिग्ध को अपना हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद एक खड़ौली से लिया गया है। तो हालांकि ये दो जगह से महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने धमकी दिया था और इसमें इनके जो हिस्ट्रीज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्र के जिस तरह से उनको जानकारी मिली थी, अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखना है कि एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम जो उनको जानकारी मिली थी, क्या इनसे वो जानकारी प्राप्त करती है और भी क्या नई जानकारी इनसे मिलती है। हालांकि इंट्रोगेशन दोनों आरोपियों से किया जा रहा है। जी सर्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।